अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आपको एक इबरतनाक कहानी सुनाता हूँ। ये आप एक बूढ़े आदमी को देख रहे हैं। इसके बेटे ने इसको घर से निकालने के लिए पुलिस बुला ली। बोला इसको घर से निकालो, इसको कैंसर की बीमारी है। इसके बेटे ने पुलिस को कहा कि मेरे पास अदालत का ऑर्डर है कि ये घर खाली करे और मेरे घर से ये निकले। अब वो बूढ़ा कहता है मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कैंसर का मरीज़ हूँ। इसका बेटा कहता है नहीं, और बार बार पुलिस वालों को कहता है कि इसको निकालो। पुलिस वाले कहते हैं कि सर आप प्लीज़, आप बूढ़े हैं, बीमार हैं, हम आपके साथ कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन प्लीज़ आप, हमारे पास अदालत के ऑर्डर हैं। और फाइनली उसको पुलिस की गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। ये बूढ़ा एक ज़माने में पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक हर आदमी इस बूढ़े से डरता था। ये ब्रिगेडियर इम्तियाज़, ये 1980s में सिविल सर्विस में आया, इंजीनियर कोर्स से इंटेलिजेंस में आया। 80s में इंटरनल सिक्योरिटी का चीफ बना और मियां नवाज शरीफ का ख़ास आदमी बन गया। 88 में बेनज़ीर भुट्टो जब सरकार बनी तो MQM के 13 वोट थे, 13 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली थे। पीपल्स पार्टी के 93 थे, नवाज शरीफ के कुछ 70-80 थे। तो MQM वॉज बैलेंसिंग पावर। तो MQM ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ एग्रीमेंट किया और सरकार बनी। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को नवाज शरीफ, उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब, नवाज शरीफ ने इसको टास्क दिया कि आप MQM को तोड़ें और बेनज़ीर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लाएं। इसने ऑपरेशन मिडनाइट जेकाल किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में MQM ने पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट ख़त्म किया और नवाज शरीफ के साथ मिल गई। मिडनाइट जेकाल वाला ऑपरेशन फेल हुआ। MQM के हुकूमत छोड़ने के बावजूद कामयाब नहीं हुआ। ISI के चीफ उस वक्त जनरल कल्लू थे। बेनज़ीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो जनरल हमीद गुल, फेमस जिहादी माइंडसेट, जनरल हमीद गुल था ISI का, लेकिन बेनज़ीर ने जनरल कल्लू बुलाई। जनरल कल्लू को बोला गया, जनरल कल्लू ने बुला के इसका इम्तियाज़ को फारिग कर दिया नौकरी से। तो नवाज शरीफ ने उसको बुला के पंजाब में IB का चीफ बना दिया। और फिर 1990 में नवाज शरीफ इलेक्शन जीता, वज़ीर आज़म बना। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ डायरेक्टर जनरल IB बन गया और यहाँ से इसको उरूज मिला। ये इतना इसका पावर था, 1993 तक ये DG ISI रहा और इसकी पावर का ये आलम था कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसकी ऑफिस के बाहर बैठे रहते थे। इसकी ताकत का किसी को अंदाज़ा नहीं था और करप्शन भी इसने खूब की। फिर नवाज शरीफ फारिग हुआ। 93 में बेनज़ीर भुट्टो वापस प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने इससे बदले लिए, इसको पकड़ा गया और जेलों में चक्कर काटता रहा। मुशर्रफ आया ना 2001 में, मुशर्रफ को नैब ने इसकी 24 प्रॉपर्टीज़ बताई, बैंक लॉकर्स निकले जिसमें टनों के हिसाब से सोना था, बेनामी जायदादें थीं, सब कुछ था। करप्शन साबित हुई। इसको 8 साल की सज़ा हुई। 2008 में अडियाला जेल से ये रहा होता है और फिर 2019 में वापस इसको इमरान खान की सरकार में गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर करप्शन वगैरह के केस चले, लेकिन ये कैंसर का बीमार हो चुका था तो अदालत ने इसको छोड़ दिया। अब अचानक ये वीडियो सामने आई है। अजीज़ दोस्तों, इबरत का मुकाम है। इसका बड़ा बेटा इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टियां और पैसा लेके प्रॉपर्टियां बेच के कहीं यूरोप अमेरिका कहीं में सेट हो गया है। ये फिर अपने दूसरे बेटे, ये वाला जो आपने वीडियो देखी,
इसका जो दूसरा बेटा है इसके साथ रहता था, ये वाला बेटा तो और जालिम निकला, उसने इसका सब कुछ ले लिया और इतना जुल्म इन मियाँ बीवी पे किया कि इसकी बीवी मर गई कुछ अरसे पहले। ये अब कैंसर का मरीज़ है और उसको पुलिस के ज़रिए घर से निकाला है। बताने का मकसद ये था कि ये पाकिस्तान आर्मी वाले, ये पाकिस्तान में इतने जालिम जल्लाद जुल्म करते हैं, कभी कभी कारमा को भी अपनी ज़िंदगी में जगा दें। कारमा इज़ ए बिच, कारमा से कोई नहीं बच सकता। आप बच जाओगे तो आपके पीछे वाले इसको भुगतेंगे, लेकिन कारमा आएगा। बेनज़ीर भुट्टो एक जालिम जागीरदारनी थी, क्या असर हुआ अपने ही शोहर के हाथों। आज बिलावल भुट्टो एक जालिम जागीरदार क्रोफर, इसका देखो एरोगेंस, इसका देखो, इसका असर कम नहीं होना। भुट्टो से ज्यादा किसी का एरोगेंस था। गुमनामी में फांसी चढ़ गया, 4 आदमी कंधा देने के लिए नहीं थे, चुपचाप इसको गड़ी खुदाबोश सिंध में दफन कर दिया गया। 4 आदमी उसके जनाजे में नहीं थे। वही जेल के जो कैदी वेदी थे उन्होंने इसकी लाश को नहलाया और वही ले जाके दफन कर दिया। ये भूल जाते हैं कि मतलब क्या कारमा क्या है। इवन नवाज शरीफ को देख लें, जलील हो गया था। मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो जब इसके घर पे छापा मारा, आर्मी गई इसको गिरफ्तार करने के लिए और इसके भाई को, शहबाज शरीफ को, तो लोग बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने उस जनरल के पांव पकड़ लिए थे, ज़मीन पे बैठ गया था कि हमें माफ़ कर दें। आखिर एग्रीमेंट करके, माफ़ीनामा करके, एग्रीमेंट के 10 साल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, इसको जाना पड़ा सऊदी अरब। ये भूल जाते हैं एमकेएम के लोग। कराची में तो मैंने इनका रौब देखा है, इतना रौब, बदमाश। और फिर जब आर्मी ने उठाया तो इनके साथ सेक्सुअल टॉर्चर किया आर्मी ने, उसकी वीडियो बनाई और आज आर्मी के जूते चाट रहे हैं। ये सब चीज़ें आम हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आम हैं। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये हसन अहमद है, टीवी एक्टर है, और ये इसकी बीवी भी टीवी एक्टर है, सुनीता मार्शल। सुनीता मार्शल क्रिश्चियन है, पाकिस्तानी क्रिश्चियन है, और हसन अहमद मुसलमान है। दोनों ड्रामों में काम करते थे और फिर लव मैरिज हुई और फिर अब बच्चे भी काफ़ी बड़े हैं। दोनों अच्छे एक्टर हैं। सुनीता मार्शल ने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे दरमियान ये तय हुआ था कि बच्चे जो होंगे ना, वो अपनी मर्ज़ी से बड़े होके रिलीजन चूज़ करेंगे, मुसलमान होते हैं कि क्रिश्चियन होते हैं। तो फिर अभी हसन अहमद ने कहा, बयान दिया कि बच्चे तो सिर्फ मुसलमान बनेंगे। अगर बच्चों ने क्रिश्चियनिटी को चूज़ किया ना, तो मैं उनको दलील मांगूंगा, मुझे साबित करके दिखाएं कि क्रिश्चियनिटी इस्लाम से बेहतर है। ये एक हकीकत है। ये मुसलमान जो लव जिहाद करते हैं या किसी भी नॉन मुस्लिम के साथ शादी करते हैं, या आप भूल जाएं कि आपको आपके मज़हब में रहने देंगे। बहुत तीर हुआ, कभी हमने नहीं सुना, सुनीता मार्शल ने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रेशराइज किया गया है कि मुसलमान हो जाओ, ये हमने नहीं सुना। लेकिन बच्चों के मामले पे तो हो रहा है ना। वो अगर क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी पे कायम है तो उसकी ख्वाहिश भी होगी कि मेरे बच्चे क्रिश्चियन बने। ये अजीज़ दोस्तों, अभी पिछले दिनों आपको मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें ड्रामा राइटर खलील कमर और खलीलुर रहमान कमर एक प्रोग्राम में 95% औरतें जाहिल होती हैं, ये सब। वो प्रोग्राम की जो एंकर थी ना, आयशा जहांजेब, उसने कल केस किया है, FIR किया है अपने शौहर के ऊपर कि इसने मुझे टॉर्चर किया, इसकी आंखें नीली हो गई थीं, पूरे चेहरे पे मार के निशान थे। ये उस वक्त नहीं बोली। ये औरतें पाकिस्तान में इस हद तक मतलब गिर जाती हैं, जब इनकी तजलील हो रही होती है तब वो नहीं बोलती, तब वो खामोश बैठ जाती हैं। अजीज़ दोस्तों, ये बड़ी बदकिस्मती है। अजीज़ दोस्तों, अब मैं थोड़ा क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान में चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज को, अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया, यूसुफ को फारिग नहीं किया।
पाकिस्तान क्या दुनिया में कहीं भी किसी की ये वाली दाढ़ी देखता हूँ और बिल्कुल सफाचट मूंछ देखता हूँ ना, तो कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे वो आदमी से ऑटोमेटिक नफरत हो जाती है। मेरा अपना सगा भाई भी है, यही है, इतनी लंबी दाढ़ी है। और मुझे ये आदमी जो बड़ी दाढ़ी, शरई दाढ़ी बगैर मूंछ के, वो एक ठप्पा होता है मेरे लिए कि ये बाकी सबसे नफरत करता है। और बाकी सब में इवन इस्लामिक सेक्ट भी हैं कि ये तबलीगी जमात के हैं। तबलीगी जमात के लोग बरेलवियों से भी नफरत करते हैं, जो कि सुन्नी सेक्ट है। तबलीगी भी सुन्नी सेक्ट है। बरेलवियों से भी नफरत करते हैं, आगा खानियों से भी नफरत करते हैं, शियाओं से भी नफरत करते हैं, बोरियों से भी नफरत करते हैं, और नॉन मुस्लिम से तो करते ही हैं। ये भाई साहब यूसुफ तो खुद क्रिश्चियनिटी से आया है, तो ये हमारे मेमनों का भी जो पुरखों का काम था कि फ़ायदे के लिए आ गए, तो इसको भी पता था कि क्रिश्चियन हूँ तो दानिश कनेरिया की तरह ख्वार होऊंगा, जलील ख्वार होता रहूँगा, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं होगा। मुसलमान हो गया तो देख लें, कभी कोच है, कभी एकेडमी का कोच है, तो कभी सिलेक्शन कमेटी में है, कभी टीम का मैनेजर है, कुछ ना कुछ इसको सरकार दे रही है। दाढ़ी इस ठप्पा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये मैंने देखा है। आमिर लियाकत इतना बदबूदार इंसान था कि ये किसी को छोड़ता नहीं था। एक लड़की इसके स्टूडियो से खाली हाथ नहीं जाती थी, इतना गंदा आदमी था। जब ये आलिम ऑनलाइन करता था मुशर्रफ के ज़माने में, उस वक्त मैं अभी कराची गया नहीं था मेयर बन के, 2002-2003 की बात है। लंदन में एक हमारा MQM का प्रोग्राम था, तो ये वहाँ आया था। तो मुझे पकड़ के कहता है कि आरिफ भाई लंदन आया हूँ, कोई गोरी दिला दें। मैंने कहा आप तो आलिम ऑनलाइन, आप ये काम करते हैं? बोले अरे वो छोड़ो ना, वो सब अपना ड्रामा है ना। जितने मौलवी हैं साले, मज़हब उनको यूज़ करने के लिए होता है। तो अजीज़ दोस्तों, ये मौलवियों का हाल है। भारत में राहुल द्रविड़ वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल क्रिकेटर, हिंदू है, प्रैक्टिसिंग हिंदू है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो मज़हब को खेल में लेके आता है। पाकिस्तानी साले कुत्ते के बच्चे मज़हब को लेके आते हैं, फौरन इस्लाम के ठेकेदार बन के आ जाते हैं। अबे क्रिकेट खेलने आया हो सालों, क्रिकेट खेलो। तो राहुल द्रविड़ अभी कामयाब कोचिंग का पीरियड गुजार के गए। इनकी कोचिंग में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनलिस्ट रही, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में फाइनलिस्ट रही, चैंपियंस रहे एशिया कप 2023, पिछले ODI वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट रहे, और 2024 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन रहे। अजीज दोस्तों, 1996 में इंग्लैंड में एक टेस्ट में 2 प्लेयर्स ने डेब्यू किया। सौरव गांगुली ने सेंचुरी की, राहुल द्रविड़ ने 95 किए। दूसरे टेस्ट में सौरव गांगुली ने फिर सेंचुरी की, राहुल द्रविड़ ने कुछ 60-70 कुछ किए। ये भारत का हिस्टोरिक डेब्यू था, और मैं ये समझता हूँ कि गांगुली और द्रविड़ का जितना भारत की क्रिकेट पे एहसान है ना, वो किसी का शायद दुनिया की क्रिकेट में आप नहीं देखेंगे। सौरव गांगुली वॉज ए ब्लेसिंग। सौरव गांगुली कैप्टन बने ना, इससे पहले भारत की टीम दुनिया में ठीक ठाक क्रिकेट खेलती थी, लेकिन कोई बड़ी पावर नहीं थी क्रिकेट की। 83 का वर्ल्ड कप जीत गए, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन पिछला ODI वर्ल्ड कप हार गए तो लोग सोच रहे थे कि हारे कैसे, हालांकि फाइनल में खेले थे। इसलिए कि अब आप भारत को डिस्काउंट नहीं कर सकते। ये सौरव गांगुली भारत में वो विनिंग पावर, वो आग लाने वाला बंदा था। सौरव गांगुली ने भारत को धोनी दिया। उस वक्त सारी सिलेक्शन कमेटी ज़्यादातर दिनेश कार्तिक को वो कर रही थी प्रीफर, लेकिन सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी को चांस दिया। पहले मैच में 0 पे आउट हुआ, दूसरे मैच में 0 पे आउट हुआ। लोगों ने कहा अब नहीं देंगे, लेकिन इट वाज गांगुली। और फिर आप देखें,
फिर गंगुली की वो फाइटिंग इंडियन टीम को आगे लेके बढ़े धोनी, एंड देन इट इज हिस्ट्री। गंगुली भी वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेके गए थे भारत की टीम को 2003 में या 2007 में, नहीं 2003 में। और धोनी ने तो फिर T20 वर्ल्ड कप भी जीता, ODI वर्ल्ड कप भी जीता, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 बन गई धोनी ने। फिर क्योंकि वही कंटिन्यूएशन आया और फिर सौरव गंगुली बने चेयरमैन BCCI। तो विराट कोहली कैप्टन बने, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन ऑल फॉर्मेट्स, T20, वनडे, टेस्ट। लेकिन वो भारत को कैप्टन की हैसियत से इतना कामयाब नहीं कर सके। तो सौरव गंगुली ने, BCCI के चेयरमैन ने रोहित शर्मा को कहा कि हाँ भाई तुमको अब कैप्टन बनना है। रोहित वॉज नॉट सो रेडी, तो गंगुली ने कहा कि हाँ बोल वरना मैं तेरा नाम अनाउंस कर दूंगा। रोहित ने अभी थैंक यू कहा, अभी जाके थैंक यू दादा। तो अजीज दोस्तों, ये है गंगुली भारत की तरफ से एज ए कैप्टन किसी इंटरनेशनल कप में। विराट कोहली ने एक भी सेंचुरी नहीं की, लेकिन गंगुली ने 7 सेंचुरियां की। कपिल देव ने 1 सेंचुरी की, इस तरह 1-2 रही हैं। गंगुली ने 7 सेंचुरीज एज कैप्टन की। वीरेंद्र सहवाग, भारत के एक डैशिंग ओपनर, ने भी कहा कि अगर सचिन के ऊपर एक बायोपिक बनेगी ना, फिल्म बनेगी ना, तो उसमें आपको सचिन का राइज दिखाया जाएगा। अगर धोनी के ऊपर एक बायोफिल्म बनती है तो उसमें आपको धोनी का राइज दिखाया जाएगा। लेकिन दादा सौरव गंगुली पे एक फिल्म बनेगी तो उसमें आपको इंडियन क्रिकेट टीम का राइज दिखाया जाएगा। अजीज दोस्तों, भारत में अब रोहित शर्मा ODI और टेस्ट क्रिकेट के तो कैप्टन होंगे। वनडे क्रिकेट T20 के लिए अब नए कैप्टन ज़्यादातर चांस हार्दिक पांड्या का है। तो अजीज दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट इट टुडे। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।